जी नमस्कार साथियों, आइए मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस वीडियो में। और आप पढ़ेंगे कहानी झारखंड सीरियल के जितने भी कहानी है, 8 कहानी है। तो आठों कहानी को हम इसमें उसके परीक्षा कॉर्नर और एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है। तो मधुआ कहानी जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और इनका जन्म 1889 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1937 में। तो आइए परीक्षा कॉर्नर देखते हैं। शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? 7। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसका कथन है? शराबी। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है। किसका कथन है? शराबी का। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? 1। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? लल्लू। मधुआ जा सो रहो। किसका कथन है? लल्लू। वे अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? किसने कहा? लल्लू। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? मधुआ। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? पराठे का टुकड़ा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। किसका कथन है? शराबी। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? 1। मधुआ शराबी के यहाँ क्या उड़कर सोया? बड़ा पुराना कोट। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? कौन सोचता है? शराबी। शराबी किस नदी के तट पर गया? गोमती। राम जी कौन था? शराबी का साथी। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? सान धरने की कल। राम जी कितने रुपए किराया देता था? 2 रुपये। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया? सान। मधुआ के माता पिता मर गए थे। शराब ना पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? शराबी को। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा, शराबी ने कहा था। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? इरावती। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। किसने कहा? मधुआ ने। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? 7 दिनों से। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसका कथन है? शराबी। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। किसका कथन है? शराबी का। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? 1। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? लल्लू। मधुआ जा सो रहो। किसका कथन है? लल्लू का। वे अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? किसने कहा? लल्लू। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? मधुआ। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? पराठे का टुकड़ा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। किसका कथन है? शराबी का। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? 1। मधुआ शराबी के यहाँ क्या उड़कर सोया? बड़ा पुराना कोट। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? शराबी। शराबी किस नदी के तट पर गया? गोमती। राम जी कौन था? शराबी का साथी। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? सान धरने की कल। राम जी कितने रुपए किराया देता था? 2 रुपये। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया? सान। मधुआ के माता पिता मर गए थे। शराब न पीने की सौगंध किसे लेने पड़ी? शराबी को। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा, शराबी ने कहा था मधुआ को। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? इरावती। कामायनी, आंसू, अजात शत्रु ये सब कृति उपन्यास नहीं है, लेकिन इरावती है। तो इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? इरावती। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। किसने कहा? मधुआ ने। प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? सुधानी साहू परिवार। मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मधुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सन 1889 में। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? 70। प्रसाद जी की कहानियां कौन साहित्यिक और सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है? आदर्शोन्मुख। प्रसाद जी की कहानियों कौन साहित्यिक और सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है? आदर्शोन्मुख। प्रसाद जी की कहानियां प्रधान है, चरित्र प्रधान। इनमें से कौन सी कहानियां चरित्र प्रधान है? मधुआ। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद।
सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कहानी प्रथम कहानी के रूप में प्रकाशित हुई है? ग्राम। प्रसाद जी की कहानियों में महत्ता प्राप्त है ए और बी दोनों, ऐतिहासिक, कथा वस्तु और रोमांस। मधुआ किसके पास रो रहा था? लल्लू के पास और शराबी के पास, दोनों के पास। शराबी के पास मधुआ क्यों रोया? भूख के कारण। यह किसका कथन है? शहजादों के टुकड़े, रंगमहल की अभागिन, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही आती है। ठाकुर सरदार सिंह का। किसका कथन है? बालक के ऊपर दीनता और भूख ने एक साथी जैसे आक्रमण कर दिया। कहानीकार का। भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। किसका कथन है? शराबी का। गढ़ा भरना का अर्थ है पेट भरना। राम जी ने शराबी को क्या दिया? सांद धराने वाली मशीन। शराबी कौन सा कार्य करके जीविकोपार्जन करता था? छुरी कैंची आदि में सांद धराकर। इस कहानी का संदेश क्या है? कर्म करके जीविकोपार्जन करना। कहानीकार ने किस सामाजिक रूढ़ी और विकृति पर कुठाराघात किया है? इन सब पर, अर्थात बाल श्रम पर, नशापान पर, सामाजिक विकृतियों पर। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ये सभी। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सभी लिखी गई है। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद के मधुआ कहानी में कौन से पात्र हैं? तो ये सभी हैं, साधु सरदार सिंह, लल्लू और शराबी। अब हम ठाकुर का कुआं पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ है, निधन 1936 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी के द्वारा जो कि रचित है। ठाकुर का कुआं किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? जातिवाद। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद जी का मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है गंगी। कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया? दलितों के जीवन की व्यथा। ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र में कौन बीमार है? जोखू। जोखू की पत्नी का क्या नाम है? गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? 2 कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ था? एक ठाकुर के पास एवं एक कुमार साहू के पास। पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी में कई जानवर मर जाने के कारण। जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? गंगी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई? बाल्टी। ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? 10-5। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ा? गंगी। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? कुआं पर। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगी? गंगी। ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं था? गंगी और जोखू को। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? रात के 9 बजे। किसका दिल में विद्रोह की आवाज उठती है? हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? गंगी का। किसने गड़ीड़िए की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? ठाकुर ने। ठाकुर का कुआं कहानी का मुख्य स्त्री पात्र कौन थी? गंगी। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुआं से पानी लाने का साहस करती है। गंगी। छल कपट हैं और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। कौन है? गांव का ठाकुर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं हम ठाकुर का कुआं से। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद जी के द्वारा। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? जातिवाद। प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद जी का मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932।
ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? बी और सी, दलित समस्या और जातिगत समस्या। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है गंगी। इसमें दिया है कोई नहीं। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र है गंगी। ये देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व गंगी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगी होगा। कहानी में प्रेमचंद्र द्वारा क्या दर्शाया गया? दलितों की जीवन की व्यथा। ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? जोखू। जोखू की पत्नी का नाम क्या है? गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया? 2 कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ था? एक ठाकुर के घर के पास और एक कुमार साहू के पास। पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी में कई जानवर मर जाने के कारण। जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? गंगी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई? बाल्टी। ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमाते? 10-5। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? गंगी। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? कुआं। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगी? गंगी। ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती, यह बात किसे मालूम नहीं था? गंगी और जोखू को। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बजे थे? रात के 9 बजे। किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? गंगी का। किसने गडेड़ियों की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? ठाकुर ने। गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित उपरोक्त सभी, मतलब साहस, विद्रोह की भावना और त्याग की भावना। ठाकुर का कुआं कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन थी? गंगी। ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य उपरोक्त सभी है। इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई है। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है। गंगी। गंगी का चरित्र चित्रण बताइए। ठाकुर का कुआं का प्रमुख स्त्री पात्र गंगी निम्न जाति के गरीब स्त्री है। गंगी जोखू की पत्नी है और वह सासी है। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। कौन है? गांव का ठाकुर। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद की जन्मभूमि थी लम्ही ग्राम। प्रेमचंद जी की कहानियों का आधार है ग्रामीण। प्रेमचंद जी की कथा भूमि रही है निम्न मध्य वर्ग। प्रेमचंद की साहित्य साधना प्रारंभ हुई है उर्दू से। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन। प्रेमचंद जी की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया है? सोजे वतन को। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है सौत। प्रेमचंद का कथा साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में कौन कौन से पात्र हैं? तो गंगी, जोखू, साहू, ये सभी। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, यह किसका कथन है? जोखू का। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह किसका कथन है? 2 में से 1 महिला का। रात के अंधेरे में 2 औरतों को कुआं पर आते देख जंगी कहाँ छुपी? एक गाछ की ओट में। जोखू ने अंततः अपनी प्यास कैसे बुझाई? बदबूदार पानी को पीकर। बेफिक्रे शब्द का अर्थ है निठल्ले। कहानी पढ़ लेने के बाद सुधीर पाठकों के मन में कौन सी भाव पैदा होती है? ए और बी दोनों, अर्थात सामंतशाही के विरुद्ध विद्रोह का, महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश का भाव। आइए हम नीलम देश की राजकन्या पढ़ते हैं और उसके परीक्षा कॉर्नर को देखते हैं। लेखक जैनेंद्र कुमार ने नीलम देश की राजकन्या की कहानी
के लेखक हैं लेखक जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 2 जनवरी 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेखक जैनेंद्र का मूल नाम आनंदी लाल है। लेखक जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम श्री प्यारे लाल है। लेखक जैनेंद्र कुमार की माता का नाम श्रीमती रमा देवी। लेखक जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी खेल है। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था। किसका? तो खेल का। इसका प्रकाशन वर्ष, नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास परख है। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह फांसी है। फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1929 है। नीलम देश की राजकन्या लेखक जैनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में है। तो खेल, लेखक जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी खेल जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था, ये इसका है। और नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ है। प्रश्नोत्तर शैली में जैनेंद्र कुमार की सर्वाधिक रचना कहानी समय और हम है। जैनेंद्र कुमार को उसके लेखन के लिए दिए गए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तीमल डालमिया पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार है। लेखक जैनेंद्र कुमार का निधन 14 दिसंबर 1988 में हुआ है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किस द्वीप का नाम बताया गया है? नीलम का द्वीप। नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? तो 3 हैं। नीलम देश की राजकन्या में स्थित 3 महलों का नाम क्या है? पुखराज का महल, पन्ने का महल और हरि का महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन कौन रहती है? अनेकों स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियां। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमार किसके इंतजार में है? राजकुमार के। राजकुमारी किसके इंतजार में है? तो राजकुमार के, जो एक मिथ्या है और राजकुमारी के मन का अवलाद है। अवलाद मीन्स अवसाद है। कहानी नीलम देश की राजकन्या में प्रसाद, जिसे महल बोलते हैं, किन उद्यान से बना रहता है? तो हरियाली, रंगीन और जगमग। कहानी देश की राजकन्या में प्रसाद महल किन उद्यान से बना रहता है? हरियाली, रंगीन और जगमग। अप्सराओं और गंधर्व वालाएं किन्नरी कन्याओं से। तो कहानी देश की नीलम राजकन्या में किससे जो है हरियाली, रंगीन और जगमग बना रहता है? तो ये जो उद्यान जो है, तो अप्सराओं और गंधर्व बालाएं और किन्नरी बालाओं से बनी, कन्याओं से रहती है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं, किन्नरी बालाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई है? तो भगवान इंद्र की। नीलम देश की राजकन्या किस विधि की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? मनोवैज्ञानिक। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया, पुरुष के मन एवं स्त्री के मन। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतिक फीका लगने लगा? राजकन्या। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? 3। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता? राजकन्या से। सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो ये तरुणी किन्नरियां होगी। ठीक है। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर पराग से चहु और बिखरी रहती है? अप्सराएं। कहानी में कौन अधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? किन्नरियां। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है? समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? राजकन्या। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933।
आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इसका पढ़ते हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विध की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? मनोवैज्ञानिक। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है, पुरुष के मन और स्त्री का मन दोनों। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतिक फीका लगने लगा? राजकन्या। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितना महल है? 3। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? तो ये होगा राजकन्या। सखी हक का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस देती है? तो ये तरुणी किन्नरियाँ होगी। ठीक है, किन्नरियाँ हंसती है, राजकन्या नहीं हंसेगी, राजकन्या पे हंसती है ये लोग। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? अप्सराएं। कहानी में कौन अधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? किन्नरियाँ। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा समुंदर। किन्नरी बलाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? राजकन्या। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया है? 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी खेल किस पत्रिका में छपी? विशाल भारत में। जैनेंद्र कुमार रचनाकार है, मनोविश्लेषणवादी। जैनेंद्र की कहानियों में फूट है दार्शनिकता। जैनेंद्र कुमार की कहानियां बयां करती है मनोस्थिति को। जैनेंद्र कुमार की कहानियां इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? रूढ़िवादिता का। जैनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियों में सभी को महत्व दिया, व्यक्तिवाद को महत्व दिया, आध्यात्मवाद को महत्व दिया और रहस्यवाद को महत्व दिया। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में दर्शन होते हैं सभी के भाव, आत्म पीड़ा के भाव, आत्म त्याग के भाव और आत्म संघर्ष के भाव। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में सभी के भाव दर्शन होते हैं। इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की नहीं है? अभिशप्त। नीलम देश की राजकन्या का मनोविनोद ने किसे नियुक्त किया गया था? सभी को, किन्नरी बालाओं को, गंधर्व बालाओं को और अप्सराओं को। नीलम द्वीप में किन किन राजमहलों में राजकन्या को अमोद करना पड़ता था? सभी में, पुखराज निर्मित, पन्ना निर्मित और हीरा निर्मित भवन में। राजकन्या क्यों अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती थी? अदृश्य राजकुमार के आने की प्रतीक्षा में। इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है, यह किसका कथन है? राजकन्या की। जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूंगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है और मैं उसी में हूँ। जो आएगा और मरे सब कुछ को कुचल देगा। इन पंक्तियों में कौन भाव व्यक्त होता है? आध्यात्मिक भाव। वह है, मेरा अणु अणु कहता है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। इस पंक्ति में किसके होने का भाव व्यक्त है? सर्वशक्तिमान परमात्मा का। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है। सब निस्सारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य तो वह असत्य कैसे? जिसकी प्रतीक्षा हो, इस वाक्य में किसके होने की बात कही गई है? परमात्मा के होने की। कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का नाम है। इस वाक्य में कौन सा भाव व्यक्त होगा? दार्शनिक भाव। वह है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए। किसका कथन है? राजकुमारी का। ओ राजकन्या, देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बिताया। किसका कथन है? राजकन्या के अंतर मन के द्वंद्व का। मैं और मेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुझसे टूटने के लिए टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों? तू आएगा और मैं टूटकर कृतार्थ होंगी। टूटकर कृतार्थ होने का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय। जैनेंद्र कुमार के पिताजी का क्या नाम था? प्यारेलाल। जैनेंद्र कुमार के बचपन का क्या नाम रखा गया था? आनंदीलाल। जैनेंद्र कुमार की आरंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? जैन गुरुकुल ब्रह्मचार्यश्रम हस्तिनापुर। जैनेंद्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध की रचना की है? अहिंसा।
निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया? ये सभी। आइए हम अब परिंदे पढ़ते हैं। परिंदे, निर्मल वर्मा। जन्म इनका 1929 में हुआ था और निधन 2005 में। परिंदे, उनका पहला कहानी संग्रह परिंदे सन 1908 में आया। इस संग्रह में 7 कहानियां थी। सूखा, सितंबर की एक शाम, जलती झाड़ी, कव्वे और आलापनी, अंतर, छुट्टियों के बाद, वीकेंड, आदमी और लड़का, हर बारिश में उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है। परिंदे का हम परीक्षा कॉर्नर करते हैं। ठीक है। परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक कहानी स्कूल में अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। परिंदे कहानी अपने पात्रों के मन के अंदर के द्वंद्वों पर टिकी हुई है। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी व मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। परिंदा कैदी का प्रतीक है क्योंकि वह कैद में था। परिंदे किस विध की रचना है? कहानी। परिंदे किस कहानीकार की रचना है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? छायावादोत्तर युग के। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? सन 1975 ईस्वी में। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है तीनों: रहस्यात्मकता, वैयक्तिकता, जीवनगत जटिलता। परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रता मिली है? लतिका। परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? व्यक्तिक मन स्थिति। परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? जूली के। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 8। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब किया गया? 1960 में। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। धुंध और परिंदे। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है? वार्डन। क्या मैं खूसट बुढ़िया से कम है? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से लिए जा रही हूँ। यह कथन किसका है? लतिका का। छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? करीमुद्दीन। परिंदे की नायक लतिका ह्यूबर्ट से प्रेम करती है। परिंदे, निर्मल वर्मा का जन्म इनमें से किस में हुआ था? 1929। निर्मल वर्मा प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े हुए थे? अध्ययन। निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्णता प्राप्त की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय। निर्मल वर्मा किस विषय के स्नातकोत्तर थे? इतिहास। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? 1960। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह था परिंदे। निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? 7। निर्मल वर्मा की विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियां इनमें से किस अंतराल की है? 1964 से 1983। निर्मल वर्मा के उस कहानी संग्रह में किसी एक का नाम बतावें जिसमें प्रवासीपन का पुट मिलता है। कव्वे और काला पानी। निर्मल वर्मा की कहानियों के पात्र अवसाद में जीते हैं। पठित कहानी के किसी एक पात्र का नाम बतावें। लतिका। परिंदे कहानी में लतिका से प्रेम का इजहार किस पात्र ने किया था? मिस्टर ह्यूबर्ट ने। मेजर गिरीश नेगी किससे प्रेम करता था? मिस जूली। मिस वुड किस स्कूल की प्रिंसिपल थी? कॉन्वेंट स्कूल कमाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट किस विषय का शिक्षक था? वाद्य संगीत। कहानी का शीर्षक किस आधार पर नामांकित किया गया है? कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियों के नाम पर। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। यह किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी का। एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। किसकी मान्यता है? डॉक्टर वर्मा की। जीसस सेड, "आर्ट एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक
इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइफ। यह किसकी आवाज़ थी? एलमॉन्ड की। मेजर ग्रीस नेगी किससे प्रेम, सॉरी, क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो यह किसका उद्गार है? बचपन में लतिका का। किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसे चिपके रहना, यह भी गलत है। यह किससे किसका कथन है? लतिका से डॉक्टर वर्मा का। डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम सकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले आती है। किसका कथन है? लतिका का डॉक्टर वर्मा से। अवसाद में कौन जीने वाले हैं इस परिंदे कहानी में? हाँ, ये सभी, लतिका, ह्यूबर्ट और मेजर ग्रीस। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मिस्टर लतिका, मिस लतिका। किसकी पत्नी की मृत्यु बर्मा से आते समय रास्ते में हो गई थी? डॉक्टर मुखर्जी। जो लड़का रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था, उसका नाम था जूली। अजनबीपन से त्रस्त इस कहानी के पात्र का नाम क्या है? डॉक्टर मुखर्जी। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसका नाम रखा गया था? मिस लतिका का। संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है, कथन किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी। आई लव द स्नोफॉल यह कथन किसका है? मिस लतिका का। जूली के लिए आया नीला लिफाफा उसके तकिए के नीचे रख आया था, मिस लतिका। लतिका के लिए प्रेम पत्र किसने भेजा था? मिस्टर ह्यूबर्ट। इन द बैक लेन ऑफ द सिटी फेयर इज अ गर्ल हु लव्स मी यह कौन गुनगुना रहा था? मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या आशंका बार बार सताती है? वह मर जाएगा। इनमें से परिंदे कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन के प्रति नई आस्था जगाना। परिंदे किसका प्रतीक है? इन सभी का, मिस लतिका का, मिस ह्यूबर्ट का और डॉक्टर मुखर्जी का। हॉस्टल की लड़कियों में किसकी कामचोरी के किस्से मशहूर थे? करीमुद्दीन के। स्पेशल सर्विस में आने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने किसे मना किया था? मिस्टर ह्यूबर्ट को। परिंदे कहानी में जिस स्कूल में लतिका अध्यापिका है उसका नाम क्या है? चैपल कॉन्वेंट स्कूल। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? यह किसका कथन है? मिस लतिका का। धूप में चमकती बारिश की बूंदें किन पेड़ों की भीगी शाखाओं से टपक रही थी? विपिंग विलोग। मेरी जिंदगी को कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग काम वक्त इस नींद के कारण अधूरे रह जाएंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया? ए और बी दोनों। वे दिन और एक चिथड़ा सुख। निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया? वे दिन और एक चिथड़ा सुख। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर। आइए इसे पढ़ते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था, निधन 2006 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आइए इसका परीक्षा कॉर्नर देखते हैं। दिल्ली में एक मौत, यह कहानी सन 1954 के आसपास लिखी गई है। दिल्ली में एक मौत किस विध की रचना है? कहानी। दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी सन 1932 ईस्वी। कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद्रोत्तर युग। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? महानगरीय। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहा है? परमिला के घर। सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनु के किस भावनाओं को इंगित किया? संवेदनहीनता। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? बस में खड़े यात्री। कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड। शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? पंचकुइयां शमशान भूमि में। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा है? अतुल भवानी।
अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? आयरन। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? मक्खन लाने। लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? सिगरेट। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट। लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? सर्दी की वजह से। शव के पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन है? लेखक। कहानी दिल्ली की एक मौत में महानगर की व्यस्त एवं आत्मकेंद्रित जिंदगी का सजीव चित्रण दिखाई देता है। इस कहानी में लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। कहानी थोड़ी व्यापक सामाजिक संपत्ति वाली, सहानुभूतिपरक, मानवीय भाव संपदा के विलोपन और क्षरण की मार्मिक कथा सुनाने वाली रचना है। आइए इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं। दिल्ली में एक मौत किस विध की रचना है? कहानी। दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी सन 1932 ईस्वी। कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद्रोत्तर युग के। दिल्ली में एक मौत कहानी में है दोनों, व्यंग की चुटकी और करुणा की अश्रुधारा। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? महानगरीय। दीवान चंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी थी? कारों की। सेठ दीवान चंद क्या थे? करोल बाग का प्रसिद्ध बिजनेसमैन। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने कहा? परमिला के घर। लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? सेठ दीवान चंद। सेठ दीवान चंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? शरीफ एवं दुनियादार। सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? करोल बाग। सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनु की किस भावना को इंगित किया? संवेदनहीनता। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार शव यात्रा निकलने के कितने बजे निर्धारित किया गया? 9 बजे। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? बस में खड़े यात्री। धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा था? वर्दी वाला कंडक्टर। कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड। शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? पंचकुइयां शमशान भूमि में। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते का पालिश कर रहा है? अतुल भवानी। अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? आयरन। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? मक्खन लाने। लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए हैं? सिगरेट। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट। लेखक का दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? लड़के से। लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा है? सर्दी की वजह से। शव के पीछे 7 आदमी चल रहा है, 7वां आदमी कौन है? लेखक। दिल्ली में एक मौत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के तरई में नहीं गिने जाते हैं? निर्मल वर्मा। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1957। निम्नलिखित कहानियों में कौन सा कहानी कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी संकलन है? तो ये सभी। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर की कहानियाँ किस परिवेश में उभरकर सामने आई है? कासबाई परिवेश। कमलेश्वर की प्रमुख विशेषता है नगरीय और ग्रामीण संस्कृति के मध्य पनपती खींचातान। कमलेश्वर कहानी की सफलता की कसौटी किसे मानते हैं? सार्थकता। कमलेश्वर की किस कहानी में प्रेमाभिव्यक्ति हुई है? ए और बी दोनों, नीली झीलें और नागमणि। कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर है आशावादी। दिल्ली में मौत किसकी हुई है? दिल्ली के सेठ दीवान चंद की। दिल्ली में दीवान चंद की मौत किस ऋतु में हुई है? शरद ऋतु में। लेखक शव यात्रा में शामिल होने से क्यों कतरा रहा था? काफी सर्दी और कोहरा से बचने के कारण। सेठ दीवान चंद की शव यात्रा में कितने लोग प्रारंभ में थे? 7 लोग। शव यात्रा के पीछे कितने लोग चल रहे थे? 3 लोग। कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत में कौन कौन से पात्र हैं? ये सभी। अतुल भवानी, वासवानी, सेठ दीवान चंद।
निम्नलिखित में से कौन सा कृति कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है? ये सभी। एक सड़क, 57 गलियां, काली आंधी, कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? सारिका। आइए हम कहानी वापसी को पढ़ते हैं। वापसी का परीक्षा कॉर्नर देखेंगे। वापसी किस विद्या की रचना है? तो कहानी। वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रियवंदा की। उषा प्रियवंदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? रेलवे की नौकरी से। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? चीनी मिल में। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। उषा प्रेमदा द्वारा रचित वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित है। उषा प्रियवंदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्त प्रदान की है। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेही के आकांक्षी भी। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? परिवार के। उषा प्रियवंदा की कहानी किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? 35 साल। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर। गणेशी कौन था? गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला। वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का न्याय क्या बताया गया है? कांति। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? कांति। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? रेलवे। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? 4। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? गजाधर बाबू की पत्नी ने। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? सेठ रामजी मल की चीनी मिल में। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारवाद के पोषक हैं? तो स्वच्छतावादी। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। वापसी किस विधा की रचना है? कहानी। वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रियवंदा की। उषा प्रियवंदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? रेलवे की नौकरी से। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं? अपने घर। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? चीनी मिल में। उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 दिसंबर 1930 कानपुर में। इनमें से कौन से पात्र वापसी कहानी में नहीं है? रमेशी। वापसी कहानी में पात्र हैं उपरोक्त सभी। गजाधर बाबू की पत्नी बसंती, अमर की पत्नी। वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया? कांति। उषा प्रियवंदा कहाँ से एवं किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अंग्रेजी। वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे? 2। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? रेलवे। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? रेलवे। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? 4। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? 3। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? बैठकी में। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? परिवार के। उषा प्रियवंदा की कहानी किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? 35 साल। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर। गणेशी कौन था? गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? नरेंद्र ने बसंती से। गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोगी कौन है? गणेशी। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। यह कथन किसका है? नरेंद्र का। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित नहीं है? कुटिलता।
आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से एक ने कहा था। गजाधर बाबू की पत्नी ने। गजाधर बाबू नौकरी के कारण पराया कहाँ रहे थे? छोटे स्टेशनों पर। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? पूड़ियाँ, जलेबियाँ और चाय। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? रेल की पहियों की खटखट। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? स्नेही। गणेशी के घर वाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? बेसन का लड्डू। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू के जीवन कैसा कहा जा सकता है? सफल। वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जा सकता है? उपरोक्त सभी। कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर के वापसी से होता है। कथा का अंत गजाधर बाबू के घर से वापसी से होता है। वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक विसंगतियां तथा बिखराव को इंगित करना। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? स्वच्छतावादी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वापसी। उषा प्रियवंदा का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था? 1931 में। उषा प्रियवंदा का विवाह किससे हुआ था? पियर निक्रो से। विवाह के बाद उषा प्रियवंदा पति के साथ कहाँ गई? अमेरिका। अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में उषा प्रियवंदा ने किस विषय का अध्ययन किया? भारतीय भाषा संस्कृति का। इनमें से कौन सी कहानी संकलन से उषा प्रियवंदा का है? ये सभी। जिंदगी और गुलाब, कितना बड़ा झूठ, प्रिय, फिर बसंत आया, ये सभी। उषा प्रियवंदा की कहानियों में से कौन से भाव व्यक्त हुए हैं? जीवन के यथार्थ और अनुभूत सत्य का। उषा प्रियवंदा की कहानियां हुई है आत्मा परक। उषा प्रियवंदा की कहानियों में गलीज जिंदगी जीने की विवशता और अंतर्वैयक्तिकता को तोड़ लेने की लाचारी और अकेलेपन का पक्ष आया है। किसका कथन है? बच्चन सिंह। वापसी कहानी का गणेशी कौन था? रेल विभाग का चतुर्थ वर्ग कर्मचारी। गणेशी ने इनकी वापसी से समय क्या दिया? बेसन का लड्डू। गजाधर बाबू रेल की नौकरी में कितने वर्ष रहे? 35 वर्ष। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शहर में अपना घर बना लिया था और बेटी कांति की तथा बेटे अमीर से शादी कर दी थी। घर वापसी के बाद अपने घर में सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? ये सभी। नरेंद्र का कमर पर हाथ धरकर रहना, बसंती का कह कहा मारकर हंसना, बहू के शरीर पर कपड़े का अस्त व्यस्त रहना। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगाई गई? घर के बाहर वाली बैठकी में। गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर निर्भर रहना है। गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस पर देना चाहा? बहू और बसंती पर। सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। किसने कहा? गजाधर बाबू ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। किसने कहा? नरेंद्र ने। उन्हें लगा कि वो जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। यह उक्ति कब की है? ये सभी। जब बहू सास की झड़प सुनाई पड़ी, जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब रसोई घर के बर्तनों की खटपट सुनाई पड़ी। आइए हम अभिशप्त यशपाल की कहानी पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था और निधन 1976 ईस्वी में। तो परीक्षा कॉर्नर देखते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? लाहौर के नेशनल कॉलेज से।
लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह तथा सुखदेव से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? यथार्थवादी शैली। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी बात उसकी बात। यशपाल की मृत्यु कब हुई? 1976 ईस्वी में। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? पैसेंजर ट्रेन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? फिरोजपुर छावनी में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह तथा सुखदेव से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता संग्राम के कारण। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? यथार्थवादी। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? सामंती वर्ग। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? ये सभी, अर्थात तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, दो दुलिया, फूलों का कुर्ता। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? ये सभी, मेरी बात उसकी बात, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड। ये सभी यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। यशपाल की मृत्यु कब हुई? 1976 ईस्वी। किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? अमीनुद्दौला पार्क। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? 2। शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या था? लल्लू और सविता। आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पर होना था? आतिशबाजी का मुकाबला जालौन और फतेहपुर स्थान पर होना था। कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए। यह किसका कथन है? शुक्ला जी का। शुक्ला जी बैठे थे कुर्सी पर। ज्वाला का संबंध किस जाति से था? अहीर से। ज्वाला जो जाति का अहीर था उसके कितने बच्चे थे? 2। रुपये का कितना शेर मिलता था? 12-14 शेर। निम्नलिखित में किसने कहा कि देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं? शुक्ला जी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभिशप्त, यशपाल का जन्म कब हुआ था? सन 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर में। यशपाल विप्लव पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? 1938 ईस्वी। उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी? राजनीतिक। यशपाल जी का लेखन किस प्रकार का था? ये सभी, शोषण मुक्ति, अंधविश्वास मुक्ति, अशिक्षा मुक्ति। यशपाल किस वाद के पोषक थे? मार्क्सवाद। जनवाद संबंधित है मार्क्सवाद से। यशपाल रचनाकार थे मनोविश्लेषणवादी। इनमें से कौन यशपाल की कहानियों का संग्रह है? ये सभी, अर्थात धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान, चिनगारी। मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? ये सभी, ज्वाला अहीर, ज्वाला की पत्नी, ज्वाला की संतान। 5 वर्ष के बच्चे ने कैसे खून किया? गला दबाकर। बच्चे ने किसका खून किया? अपने नवजात भाई का, अपने नवजात भाई या बहन का। ज्वाला अहीर कौन सा कार्य करता था? झल्ली ढोने का। ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? दाल डलने का। ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था? 2 आने से 6 आने। अहीरिन की दैनिक कमाई कितनी थी? 2 से 3 आने। नन्हे बच्चे के खून किए जाने की सूचना ज्वाला और अहीरिन को किसने दी? ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने। ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने। माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए, यह किसका कथन है? कहानीकार का। निम्नलिखित
उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है? ये सभी: दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या। कहानीकार की दृष्टि किस पर गई है? श्रीमती शुक्ला पर। 5 वर्षीय बच्चे ने अपने नन्हे शिशु को क्या समझकर मार डाला? उसका हिस्सा बांटने वाला उसका दुश्मन। ओफ, दूध पीते बच्चों तक के दिल में बैर और हिंसा है। यह किसका कथन है? शुक्ला जी का। अजी भूखे नहीं तो ऐसे कार्यों का फल और क्या होगा? यह कथन किसका है? शुक्ला जी का। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? इस कथन का भाव है ये सभी: भूख की ज्वाला ही पाप कर्म करने को विवश करती है। जन्म से ही भूखा अभिशप्त होता है, सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। यशपाल की कहानी अभिशप्त में कौन कौन से कहानी है? तो शुक्ला जी, लल्लू और ज्वाला, ये सभी। मिसपाल। मिसपाल परीक्षा कॉर्नर। मिसपाल कहानी का नायिका अविवाहित महिला है। कहानी का मुख्य पात्र है मिसपाल, पिंकी और रंजीत। कहानी में परिवार के महत्व को समझाया गया है। मिसपाल कहानी में मानवीय मूल्यों के टूटने की पीड़ा है। मिसपाल कहाँ रहती थी? कुल्लू में। बंस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? पोस्ट मास्टर से। मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? जोगिंदर नगर। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है? रंजीत। रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? मिसपाल ने। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे नाम कर दिए? मिसपाल। मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है? मिसपाल। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया? मिसपाल ने। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई ना कोई टिप्पणी किया करता था? बुखारिया। यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? जोरावर सिंह। मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? बनाव सिंगार। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी मिसपाल। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी मिसपाल। एपेंडाइसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था जोरावर सिंह का। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। यह कथन किसका है? मिसपाल का। मिसपाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? रंजीत। पिंकी क्या है? कुत्ता। रंजीत को टाटा टाटा किसने किया? पिंकी। मनाली में 10 दिन तक रहा था रंजीत। रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ कर रखा था? रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? परिवहन दफ्तर में। मैं अभी पोस्टर मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका है? मिसपाल। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? यह कथन किसका है? रंजीत। रंजीत के संदूक में क्या था? चपातियाँ। इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई है। दरिया के पास क्या बनना था? पुल। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। मिसपाल कहाँ रहती है? कुल्लू में। बंस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? पोस्ट मास्टर से। मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? जोगिंदर नगर। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है? रंजीत का। रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? मिसपाल ने। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब का बगीचे नाम कर दिया? मिसपाल। मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है? मिसपाल का। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया? मिसपाल ने। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई ना कोई टिप्पणी किया करता था? बुखारिया। यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? जोरावर सिंह। मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? बनाव सिंगार। मिसपाल ने अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी संगीत और चित्रकला, ए और बी दोनों। मिसपाल अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी संगीत और चित्रकला का। मिसपाल ने संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। इस अभ्यास के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? ए और बी दोनों, सितारा और तबला का।
फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी मिस पाल। एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था जोरावर सिंह का। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। यह कथन किसका है? मिस पाल का। मिस पाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? रंजीत। पिंकी क्या है? कुत्ता। रंजीत को टाटा टाटा किसने किया? पिंकी ने। मनाली में 10 दिन तक रहा था। रंजीत। कौन सी पुस्तक मिस पाल के पास थी? बटेंडर रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? परिवहन दफ्तर में। मैं अभी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका है? मिस पाल। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? यह कथन किसका है? रंजीत। किसने कहा मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर खाती हूँ? मिस पाल। रंजीत के संदूक में क्या था? चपातियाँ। नाम मात्र का डिब्बा में था घी। सहसा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? 2। इस कहानी में दरिया नामक स्थान की चर्चा की गई है। दरिया के पास क्या बनना था? पुल। तारपीन का तेल लाने के लिए मिस पाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? कुल्लू। मिस पाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? 15 वर्ष। यह किसका कथन है कि माँ को मेरा घर में ही होना ही बुरा लगता था? मिस पाल। मिस पाल को पिताजी की किस बात से चिढ़ थी? संगीत सीखने से। मिस पाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी बरामदा में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मिस पाल। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश की कहानियों की कौन सी विशेषता है? सामाजिक विद्वता का उद्घाटन। मोहन राकेश की अधिकांश कहानियां अभिव्यक्त करती है संबंधों में तनाव और निर्णयहीनता का चित्रण। मोहन राकेश कहानीकार है सीमित रचनात्मक सरोकारों वाले। मोहन राकेश की कहानियों का पहला संग्रह कौन सा था? इंसान का खंडहर। मिस पॉल का निवास स्थान कहाँ था? कुल्लू में। मिस पॉल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग में। मिस पॉल ने नौकरी क्यों छोड़ दी? विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण। रंजीत से मिस पॉल की अकस्मात भेंट कहाँ हुई? रायसन में। बुखारी और जोरावर सिंह कौन थे? मिस पाल के विभागीय कर्मचारी। रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9 से 10 दिन से कहाँ था? कुल्लू में। कुल्लू में मिस पाल ने रंजीत को कौन सी मछली खिलाने की बात कही थी? ट्राउट। मिस पाल को संगीत का अभ्यास करने पर उसके पिता ने क्या कहकर रोका था? उसका घर रंडी खाना नहीं है। रंजीत ने मिस पाल की अस्त व्यस्त खाट पर क्या पाया? वटेंडर रसेली की पुस्तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मिस पाल ने स्वयं को हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा? ये सभी। उसे अपनी माता और पिता का प्यार न मिला, विवाह नहीं होने से पति का प्यार नहीं मिला, नौकरी में जाने के बाद उसके सहकर्मी बदचरित्र मिले, ये सभी। मोहन राकेश की किस कहानियों में स्त्री को उसके पूरे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है? ये सभी। आखिरी सामान, मिस पाल, भूखे। मोहन राकेश के मिस पाल कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? जोरावर सिंह, रंजीत सिंह और मिस पाल, ये सभी। तो सारा कहानी खत्म। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और आपका एग्ज़ाम में ये काफ़ी ये क्वेश्चन आए जो आप पढ़े। चलिए धन्यवाद।